कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। हम लोग 12th क्लास के मैथ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में अवयव के प्रकार के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है ना। अवयव के प्रकार के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। उसमें 2 प्रकार अभी और बकाया है। एक बकाया है आपका, एक अवयव है जो आपका रह गया है, उसका नाम है विकर्ण अवयव। एक अवयव और रह गया है जिसका नाम क्या है? अदिश अवयव। हमारे 2 अवयव के प्रकार अभी और रह गए हैं। हम उन दोनों अवयव को प्रकार को पढ़ने के बाद फिर हम 3.1 के एक्सरसाइज 3.1 के सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं इस वीडियो पे आज, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से, बहुत प्यार से देखना है। बिल्कुल देखिए क्या होता है, ध्यान से समझने वाले। देखो समझो, हमारा प्रकार रह गया है आपका, क्या रह गया है? विकर्ण अवयव। अगला प्रकार है आपका विकर्ण अवयव। क्या रह गया है बेटा? विकर्ण अवयव। ध्यान से देखना, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण में अवयव हो, अन्य अवयव क्या हो? शून्य हो। मुख्य विकर्ण में क्या हो? अवयव हो, अन्य अवयव क्या हो? शून्य हो। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव। क्या कहते हैं बेटा? विकर्ण अवयव। दोबारा समझो, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण में अवयव हो और अन्य अवयव क्या हो? शून्य हो। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव। क्या कहते हैं बेटा? विकर्ण अवयव। क्लियर बात? ध्यान से समझो, समझना ध्यान से। अब लिख रहा हूं, ऐसा वर्ग अवयव। समझना बात को है बेटा। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण में अवयव हो परंतु अन्य अवयव शून्य हो। क्या हो मेरे भाई? शून्य हो। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? विकर्ण अवयव कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव कहते हैं। पहले बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए। ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण में अवयव हो, अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। उसको हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव। समझो, एग्जाम्पल समझने वाले हैं क्या है। देखो एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से समझना। जैसे a बराबर कोई आपका अवयव है 3 0 0 0 5 0 0 0 2। ये आपका विकर्ण अवयव दे रखा है 3 क्रॉस 3 का। केवल विकर्ण में अवयव होने चाहिए, अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? विकर्ण अवयव। क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव। क्लियर? अच्छा, इसके बाद है अपना अगला अदिश अवयव। बेटा क्या है बेटा? अदिश अवयव। समझो, अदिश अवयव क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अदिश अवयव क्या होता है? बहुत प्यार से सीखने वाले। क्या होता है? ध्यान से समझो। देखो अदिश अवयव क्या होता है? एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण समान हो और अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश अवयव। क्या बोलते हैं बेटा? अदिश अवयव। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण समान का मतलब है एक के अलावा कुछ भी हो सकता है, वहां पर बस एक ना हो। अगर एक आ गया मुख्य विकर्ण में
तो क्या बन जाएगा वो तत्सम काव्य। क्या बन जाएगा बेटा? तत्सम काव्य। तो हमको क्या याद रखना है, अगर उसका मुख्य विकर्ण है वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, समान हो, बस एक एक ना हो। अगर समान है तो वो क्या कहलाएगा आपका, बताइए जरा, अदिशाव्य। ऐसा अव्यय जिसका मुख्य विकर्ण समान हो, अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, अदिशाव्य। सिंपल। अब हम लोग वही करने वाले हैं, ध्यान से देखो अदिशाव्य। देखो क्या होता है, लिख रहा हूं डेफिनेशन। ऐसा वर्गाव्यय, ऐसा वर्ग आव्यय, वर्ग आव्यय जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। क्या हो बेटा? समान हो, परंतु अन्य सभी अवयव शून्य हो तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अदिश आव्यूह कहते हैं। समझो, जैसे एग्जाम्पल समझने वाले हैं, जैसे समझो, जैसे मान लीजिए ये है 300030003, ये अवयव, ठीक है ना, या फिर माइनस के ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस ये वाले अवयव क्या हो, समान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अदिश आव्यूह। तो समझ में आया? ऐसा अव्यय जिसके मुख्य विकर्ण समान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह। क्लियर बात? अच्छा, छापिएगा। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं, छापिए, जल्दी से छापिए। हाँ जी, देखिएगा, पहला उदाहरण है, क्या कहता है, सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही आसान है, सुनते रहिए बस, कुछ नहीं है। क्या कह रहा है? 3 फैक्ट्रियां फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। 3 फैक्ट्री हैं, उसमें कुछ महिला काम करते हैं और कुछ पुरुष काम करते हैं, ठीक है ना, यही बात है। अच्छा, उस हिसाब से दे रखे हैं, ये पुरुष कर्मी है और ये महिला कर्मी है, ये कंपनी है। कंपनी फर्स्ट में 30 पुरुष काम करते हैं, 25 महिला काम करती है, ठीक है। और कंपनी सेकंड में 25 पुरुष काम करते हैं और 31 महिला काम करती है। और तीसरी कंपनी में 27 पुरुष काम करते हैं और 26 महिलाएं काम करती हैं। यही बात है, बहुत बढ़िया। आगे समझो, ये कह रहा है उपयुक्त सूचना को एक 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। मतलब 3x2 का आव्यूह निरूपित बनाना है, इनसे आपको 3x2 का आव्यूह बनाना है। बिल्कुल आसान, बनाते हैं, देखिएगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, है ना। तो आपको आव्यूह बनाना है, आव्यूह का निरूपण। देखो, आव्यूह का निरूपण करने वाले कुछ नहीं करना, इन जितने भी आंकड़े हैं इस वाले ब्रैकेट में लिख दीजिए, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? आव्यूह का निरूपण। देखो कैसे, कितने हैं भाई साहब? ये 30 हैं, ये 25 महिलाएं हैं, ये 25 हैं, ये 31 महिलाएं हैं, ये पुरुष 27 हैं और 26 क्या हैं? महिलाएं। अगर देखा जाए तो 3x2 का नहीं बन रहा है, इसमें पंक्ति 1 2 3 पंक्ति, 1 2 क्या है? स्तंभ। क्लियर है, निरूपित हो गया, बात समझ में आई। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, सुनो। कह रहा है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? तीसरी पंक्ति क्या प्रविष्ट करती? तीसरी पंक्ति यही है। तीसरी पंक्ति क्या बता रही है कि इसमें क्या है? 27 पुरुष हैं और 26 क्या हैं? महिलाएं। समझ में आई? तीसरी पंक्ति यहाँ पर लिख रहा हूँ। तीसरी पंक्ति हमको क्या प्रदर्शित कर रही है भाई? तीसरी पंक्ति, ध्यान सुनना, तीसरी पंक्ति में क्या लिखोगे? 27
पुरुष हैं, 27 क्या है भैया आपके पुरुष, तथा 26 क्या हैं महिलाएं, महिलाएं। ठीक है भाई, हैं। बात खत्म होगी, बात खत्म। अब कह रहा है दूसरा स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। दूसरे स्तंभ, ये दूसरा ही है, यही तो स्तंभ है। दूसरा स्तंभ हमें क्या प्रकट करता है, महिला कर्मियों की संख्या। क्या करता है, महिला कर्मियों की संख्या। तो क्या लिखोगे, दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ महिला कर्मी की संख्या। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया है कि नहीं, बोलो क्लियर, समझ में आई, बहुत बढ़िया। छापिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2। क्या कहता है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है, बेटा कितने अवयव हैं, 8 अवयव, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, कोटियां, मतलब कि आपके पास 8 अवयव हैं, आप उससे कितनी कोटियां बना सकते हो। सिंपल। तो कोटियां निकालने से पहले आपको निकालना है कृत्रिम क्रमित युग्म, जिससे हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। आप लोग करते हैं, जैसे 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 8 हो सकता है, 8 1 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, ये हो सकते हैं, और तो कुछ होगा नहीं। तो इसके हम लोग पहले निकालेंगे क्रमित युग्म। क्या निकालने वाले हैं, क्रमित युग्म। ध्यान सुनो, सॉल्व कर रहे हैं। क्या निकालने वाले हैं, क्रमित युग्म। देखो, क्रमित युग्म, समझो क्रमित युग्म क्या होता है बेटा, समझो ध्यान से। देखो क्या होता है बेटा, 1,8, दूसरा 8,1, एक 2,4 और एक 4,2, ये बने आपके क्रमित युग्म। मतलब फैक्टराइजेशन कभी करोगे तो यही बनेंगे ना। अच्छा, ये हैं आपके क्रमित युग्म। अब हमें निकालनी है कोटि। कोटि लिखी जाती है क्रॉस लगा के। कोटि वैसा कैसे लिखी जाती है, क्रॉस। तो 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 2। तो आपके सामने ये जो लिखा है ये है आपकी कोटि। तो आपसे पूछे 8 अवयव के कितनी कोटियां हो सकती हैं, तो 4 हो सकती हैं, 1 2 3 4। बोलो के लिए समझ में आया, बहुत ही प्यारी बात। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, अब नोट कीजिए। हाँ जी, देखिएगा उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसान है। देखिए क्या है कि एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना करो जिसके अवयव aij बराबर 1/2 मॉड के अंदर i-3j द्वारा प्रदत्त हो। मतलब आपको 3x2 का एक आव्यूह बनाना है ना। तो ये आपके पास aij दे रखा है, इससे आपको 3x2 का एक आव्यूह की संरचना करनी है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। हमें 3x3 का बनाना है, तो हम लोग मान लेते हैं, हम लोग मानते हैं क्या होता है भैया, a बराबर, आप क्या लोगे यहाँ पर, a11, a12 है ना, a21, a22 और क्या लेंगे बेटा, a23, ठीक है ना, a23 में सॉरी, a31 और a32। मैं आपको बता चुका हूँ सबके बारे में। अब इनके मान निकालिएगा। ये आपका आव्यूह है, इसका आपको क्या निकालना है, मान। और ये 3x2 का ही है, 3 पंक्ति है और 2 क्या है, स्तंभ। क्लियर बात बेटा, समझ में आ रही है कि नहीं, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से क्या होता है, ध्यान समझिए। आपको a11 चाहिए, a12 चाहिए, a13। समझो, पहले मेरे को a11 निकालना है। क्या निकालना है, a11 निकालने से पहले आप इसको रखिए aij कितना है, 1/2 और ये i मॉड के अंदर 3j। ठीक है ना, देखो पहला वाला i है, दूसरा वाला j है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमको a11 चाहिए, तो पहला वाला i, दूसरा वाला j। i की जगह एक रखना है, j की जगह एक रखना, रख दे, बहुत बढ़िया।
आई तो आई की जगह हम 1 रख रहे हैं। अब 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो 1/2, यहाँ पर कितना बचेगा? -2, -2 बचेगा, और -2 को मोड से बाहर निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा? 2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो कुल मिलाकर कितना बचा है? 1, 11। ये आपको 11 की वैल्यू मिली। 11 कितना आया आपका? सॉरी, यहाँ दिख नहीं रहा है ना, तो 11 की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 11 की वैल्यू आई है आपकी 1, ठीक है ना। आपने 11 निकाल लिया, ठीक। इसी प्रकार से आप लोगों को क्या चाहिए? A12। तो A12 निकालिए। मतलब कहने का है पहला वाला I है, दूसरा वाला J है, तो यहाँ रखना है 1/2, 1 माइनस I की जगह 1, इसकी जगह रखना है 2, तो 2 × 3 कितने होंगे? -6। आपस में अगर घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 5। कितना बचेगा? 5। और 5 को मोड से बाहर निकालोगे तो किसका आएगा बेटा? प्लस का। तो ये आया 5/2। तो उम्मीद करता हूँ आपको A12 की वैल्यू समझ में आई। बोलो आई? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। A12 के बाद निकालेंगे आप 21। तो 21 पे आइए। पहला वाला I, दूसरा वाला J। तो पहले वाले I की जगह 2 रखना है, J की जगह 1 रखना है, रख दो। तो 1/2, पहले वाले की जगह 2 रखना है, इसकी जगह 1, तो 3 एकम 3 ही आएगा। यहाँ रखा 2, यहाँ रखेंगे 1, तो 3 एकम 3। अच्छा, माइनस कीजिएगा, कितना बचेगा? मोड के अंदर माइनस बाहर निकाल लूंगा तो प्लस का ही आएगा। तो कुल मिलाकर कितना आएगा बेटा? 1/2। बताओ 21 समझ में आया? इसी के प्रकार हम लोग निकालेंगे A22। A22 आप आराम से निकालना सीख गए होंगे। I की जगह 2 रखना है, J की जगह 2, यहाँ रख दीजिए। तो कितना आएगा? 2 माइनस 3 दूनी 6। कितना बचेगा? 3 दूनी 6। अब 2 में से -6 जाएंगे, -4 बचेंगे। मोड से बाहर निकाल लेंगे तो कितना निकल के आएगा? प्लस का 4। तो A22 बराबर 1/2 × 4। तो 2 से काटो, 2 दूनी 4। तो A22 जो आपका आया बेटा वो कितना आया है? 2। कितना आया है बेटा? 2। बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा, A22 के बाद हमको चाहिए क्या? A31। क्या चाहिए बेटा? A31 को भी निकालते हैं। देखो तो कुछ नहीं है, I की जगह 3 रखना है, J की जगह 1 रखना है, बस 1/2, I की जगह 3, J की जगह 1। 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 ही आएगा बेटा, और 3 में से 3 गया 0, और 0 का गुणा किसी से भी करोगे तो कितना आएगा? 0। 31 बेटा कितनी आ गई? 0। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब बचा है A32, तो निकाल लो। A32 कैसे निकालोगे बेटा? पता ही है ना 32 कैसे निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल है। I की जगह 3, J की जगह 2 रख दो यहाँ पर। तो 1/2, I की जगह 3, J की जगह 2, तो 2 तिया 6। अब घटाओगे तो -3 बचेगा, लेकिन मोड से बाहर निकालोगे तो बेटा कितना आएगा? बताइएगा। -3 प्लस का 3 आएगा, तो 3/2। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे मान समझ में आए। क्लियर बात है? अब आपको कुछ नहीं करना है। आपने जो A माना था ना, जो आपने A, चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपने A माना था, कितना माना है बेटा? 11, 12, समझिए। आपने जो A माना है वो कितना माना है? 11, 12, 21, 22, इन सब के मान उठा के यहाँ से रख दीजिए। रख दोगे वही तुम्हारा अब भी बन जाएगा। बताइए जरा, देखो समझो। 11 की वैल्यू बेटा हमारे पास है 1। कितनी है बेटा? 1। A12 की वैल्यू कितनी है? 5/2। ठीक इसी प्रकार से A21 की वैल्यू है हमारे पास 1/2। A22 की वैल्यू है हमारे पास 2। बोलो क्लियर? A31 की वैल्यू है हमारे पास 0।
A32 की वैल्यू है हमारे पास 3/2। तो ये जो आव्यूह बना है ये कितने का बना है? 3x2 का। किसका बना है बेटा? 3x2 का। समझ में आया? किसी को दिक्कत इसमें? पूरा सवाल समझ में आया? बहुत बढ़िया। और यही आपका आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है? बोलो। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिएगा, छापिए। हाँ जी, देखिएगा हमको क्या निकालना है। बहुत ही आसान है। आपसे सवाल वाला कह रहा है कि आपको सवाल दिया गया, इसमें से एक्स वाई जेड ए बी सी के मान ज्ञात करना। बिल्कुल ज्ञात कर देंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। समझो, कुछ नहीं, पहले वाले को पहले वाले के बराबर धर दो। मतलब सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, देखो तो x + 3 बराबर है 0। इधर ले जाओ तो x बराबर कितना आया? -3। तो ये x का मान आया। इसी प्रकार से z को इसके बराबर धर दो। z + 4 बराबर है 6। 4 इधर ले जाओ तो z बराबर 6 - 4, तो z बराबर आया 2। तो ये z का मान आ गया। बोलो क्लियर? आसान है, कुछ नहीं है। ऐसे ही ये वाला लास्ट वाला इसके बराबर धर दो। देखो क्या रखोगे? 2y - 7 और बराबर है आपका कितना? 3y - 2। यही है ना? -2। कुछ नहीं करना आपको, y इधर ले आओ, इस 7 को इधर ले जाओ। ले जाएं तो बताओ 2y - 3y बराबर, यहाँ -2 चल रहा है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का 7। ठीक, यहाँ पर माइनस करोगे तो माइनस का आएगा y, यहाँ पर कितना आएगा? 5। इस वाले माइनस को इधर पहुँचा दो। अच्छा नहीं लग रहा है ना, सुंदर नहीं लग रहा, इधर ले जाओ उसको। तो y बराबर -5, तो अब सुंदर लग रहा है ना? तो y का मान कितना आया बेटा? -5। क्लियर है? x y z के मान प्राप्त हो गए हैं। इसी प्रकार से आपको किसके मान चाहिए? a b c d के। तो a का मान इसके बराबर धर दो, a -1 बराबर -3। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। इस 1 को इधर ले जाओ तो a बराबर -3 + 1। कोई दिक्कत? घटाओ तो a बराबर बेटा कितना आया? -2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, आसान है। ऐसे ही इस वाले को, c वाले को इसके बराबर धर दो। 2c + 2 बराबर 0। 2 इधर ले जाओ, 2c बराबर कितना आया बेटा? -2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो c बराबर आया -1। बोलो आया कि नहीं आया? आ रहा आनंद? बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा अगला। इस वाले को इसके बराबर धर दो। यानी थोड़ा सा गलत लिख गया है सवाल थोड़ा सा गलत हो गया है ना भाई? ये 2b + 4 है भाई, थोड़ा सा गलत लिख गया है। 2b प्लस क्या है बेटा? 4। ये सवाल है 2b + 4। ठीक है, ध्यान समझो। इसको इसके बराबर धरो। कितना है बेटा? b - 3 बराबर 2b + 4। कुछ नहीं करना आपको, इस 4 को इधर ले जाओ, इस b को इधर ले जाओ। तो मतलब कहने का है 2b में से b कट जाएगा, -3 - 4 हो जाएगा, तो यहाँ b बराबर कितना बचेगा? -7। तो ये आपका निकल के आया b का मान। a b c x y z सबके मान निकल गए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो बहुत बढ़िया। एक और उदाहरण करतेगा, उदाहरण नंबर 5 और लास्ट उदाहरण है आपकी 3.1 एक्सरसाइज का। ठीक है ना? ध्यान से देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा उदाहरण है। देखो आपसे कह रहा है कि आपको सवाल दे रखा है और आपको a b c d का मान चाहिए। बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछला वाला किया था, बस थोड़ा सा एक अलग तरीके से करना है। ध्यान से देखो, पहले वाले को पहले वाले के बराबर रखो। 2a सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है बेटा, 2a + b बराबर 4 रखिए, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है ना? फिर ऐसे इसको इसके बराबर a - 2b रखिए, बराबर -3 के रखिए। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। समीकरण नंबर दूसरा हो गया। ऐसे ही इसको इसके बराबर रखो, 5c - d बराबर 11 रखिए, समीकरण नंबर थर्ड हो गया है। ऐसे ही 4c + 3d रखिए, ये 24 हो गया है, समीकरण नंबर 4 हो गया है। बोलो क्लियर? बात समझ में आई? अच्छा, रख सकते हो ना?
अच्छा, आप लोगों ने पढ़ी है विलोपन विधि, पढ़ी है ना, बहुत बढ़िया पढ़ी होगी आपने। आपको विलोपन विधि पढ़ी है तो आपने वहाँ से एक्स वाई जेड के मान निकालते थे, बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पर ए बी का मान निकालेंगे, सी डी का मान निकालेंगे, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो ए बी का मान निकलेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो किसका मान निकलेगा, सी और डी का मान। और आसान बहुत है, देखिए आसान बहुत है, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या होता है, ध्यान से समझने वाले हैं। तो क्या करना है, देखिए तो क्या करना है इसमें करना है आपको, या तो इन दोनों को सेम बना लीजिए, चाहे इन दोनों को सेम बना लीजिए। मैं इन दोनों को सेम बना रहा हूँ तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तभी तो के सेम होगा। बोलो क्लियर। तो समीकरण नंबर 1 में, इसमें बेटा समीकरण नंबर 1 में आप किससे मल्टीप्लाई करा रहे हो, 2 से। कराइए मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 2 भी हो जाएगा और 4 दूनी 8 होएगा। क्लियर। यहाँ पे क्या चल रहा है, a माइनस का 2b बराबर -3, तो ये प्लस और माइनस कट जाएंगे, ये 4a और a कितना होएगा मेरे भाई, 5a बराबर में 8 माइनस 3 कुल मिलाकर कितना हुआ, 5। बोलो क्लियर। 5 से इसे डिवाइड करोगे तो एक बारी, तो a बराबर बेटा कितना आया, 1 आया कि नहीं, a का मान कितना आया, 1। बहुत बढ़िया। अब आपको a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, मर्जी आपकी है। तो हम a का मान कहाँ रख रहे हैं बेटा, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 ये रहा, 2 × 1 प्लस v बराबर 4, तो 2 प्लस का v बराबर 4, 2 इधर ले जाओ तो b बराबर आया आपका कितना, 2। बोलो क्लियर। निकल आया b का मान, समझ में आया, बहुत बढ़िया। सेम काम आपको इन दोनों समीकरणों में करना है, बिल्कुल सेम। तो आप समीकरणों को सेम करने के लिए क्या कीजिए, या तो इसमें 3 का गुणा करा लीजिए, 3 गुणा आसान हो जाएगा, 3 गुणा करा लीजिए इसमें, सो 3 3 सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, समीकरण नंबर 3 में 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कराइए। तो 5 तिया 15, 3d बराबर 11 तिया 33, ये वाला सेम, सॉरी 15c लिखना था, 15 लिख दिया केवल, 15c, तो 4c और प्लस का 3d बराबर 24। देखो ये पूरा कैंसिल, माइनस प्लस, 15 और 4 कितने हो गए, 19 हो गया बेटा। 19c बराबर 33 और 24 कितने होते हैं, 57। बहुत बढ़िया, कितने होते हैं बेटा, 57। तो 19 तिया 57, तो c बराबर बेटा कितना आया, 3। तो c का मान आप 1 में रखिए, तो 3 में रखिए या 4 में रखिए। तो आप c का मान कहाँ रखोगे बताइए, c का मान समीकरण किस में रखिए बेटा, 3 में रख दें, रखो। तो 5 × 3 -d बराबर 11, यही बात है। तो गुणा कीजिए, 5 तिया 15 -d बराबर 11, d इधर ले आइए, 11 को इधर ले आइए, तो d बराबर 15 - 11, तो d बराबर कितना आया बेटा, 4। तो हमने a b c d सबके मान निकाल लिए। बताइए समझ में आया कि नहीं। आपको हमने 3.1 के सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं, समझ में आया। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, आप कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।